आज की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहार के बाद आज विजयवाड़ा में होने वाले जोरदार आंदोलन से पहले तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने एनडीए गठबंधन बीजेपी मोदी को दिया है तगड़ा झटका। बताएंगे वक्त के खिलाफ लड़ेंगे जोरदार लड़ाई दोस्तों। और क्या एनडीए गठबंधन में बहुमत का आंकड़ा हो गया है कम, बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला है दोस्तों। इसके साथ में भाजपा के पूर्व विधायक और ब्लॉक के प्रमुख के बीच में जमकर कुर्सियां चली है, हाथापाई हुई है दोस्तों। और बीजेपी के एक और विधायक का जोरदार तरीके से अधिकारी ने किया है अपमान। बताएंगे वीडियो के सामने हुई बदसलूकी को लेकर गए हैं भड़क। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि स्पीकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते बयान दिया दोस्तों। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झुकना पड़ेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी मारेगी पलटी लिखेगा जरूर। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिन पहले 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के अंदर जोरदार आंदोलन किया था दोस्तों। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधा बिहार की ओर रवाना हो गया। 26 तारीख को बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो विजयवाड़ा जाएंगे, जहां पर 29 तारीख यानी आज जोरदार आंदोलन किया जाएगा दोस्तों। उनके अनाउंसमेंट के बाद से तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अचानक से अपने पार्टी के रुख में बदलाव किया है दोस्तों। रमजान के मौके पर एक इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय को आश्वासन देते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आए। टीडीपी सरकार वकी संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है दोस्तों। 28 मार्च 2025 को बीते दिन विजयवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में नायडू ने कहा कि उनकी सरकार पहले भी वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती आई है और आगे भी ऐसा करेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास कराने के लिए माहौल बना रही है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी प्रमुख सत्तारूढ़ दल है दोस्तों। और वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के सहयोगी भाजपा को टेढ़ी आंख देखने लगे हैं। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने, संपत्तियों के पंजीकरण में कलेक्टर की भूमिका और वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने जैसे बदलाव के प्रस्ताव है दोस्तों। इन बदलावों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एलजेपी से समर्थन के लिए जोरदार आंदोलन पटना में किया गया था दोस्तों। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश की ओर ये रथ निकल चुका है, जिसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि वो बिल के मौजूदा स्वरूप को समर्थन नहीं कर सकते, इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भेज दी गई है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या तेलुगु देशम पार्टी नीतीश कुमार से पहले पलटी मारेगी? लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा समर्थन अगर किसी पार्टी का है तो वो तेलुगु देशम पार्टी का है दोस्तों। इनके 16 सांसद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार चल रही है। अगर ये 16 समर्थन वापस हो जाए तो आराम से बीजेपी की सरकार केंद्र में गिर सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। पर चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के अंदर ये जो बयान दिया है, इस पर अब बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि कोई बयान ना दे, ताकि चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन की फूट के बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा न हो। मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों के हित की बात करनी है तो इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, तभी मुस्लिम समाज के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। सासा मुरादाबाद के छजलेट ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोस्तों। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू और ब्लॉक के प्रमुख राजपाल सिंह के बीच में जमकर मारपीट हो गई। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है दोस्तों। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लात घूसे बरसाए और विवाद की प्रमुख वजह अतिथि की कुर्सी पर बैठने को लेकर था। इसके बाद मंच पर दोनों नेताओं के बीच में कहासुनी हो गई और मारपीट लात घूसे चलने लगी है दोस्तों। दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत अभी तक नहीं की गई है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बीजेपी सरकार 8 साल का जश्न मना रही है, लेकिन जश्न तो कम मना रहा है दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर मारपीट जरूर हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। भाजपा के कार्यालय में जमकर कलेश चल रहा है। इसी के साथ में एक और मामला सामने आया, जहां पर सदर ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के अंदर शहर के विधायक के साथ जमकर अभद्रता हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि वीडियो की मौजूदगी में एडीओ पंचायत बदसलूकी करने के साथ ही उन पर हमला करने के लिए झपटा है। इस दौरान आपस में झगड़े हो गए। आसपास खड़े लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। विधायक के सभ्यता से पेश आने की बात कहने पर एडीओ ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। इस दौरान वीडियो मूक दर्शक बनी रही दोस्तों। उन्होंने अपनी अधीनस्थ को रोकने तक का प्रयास नहीं किया। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए, अपशब्द सुनाते हुए एक अधिकारी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोल रहा है दोस्तों। बीजेपी के लोग 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम मना रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम कम और आपसी कलेश ज्यादा हो रहा है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जुड़ेगा। साथ साथ राहुल गांधी के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरा समर्थन किया है। आपको बता दें कि स्पीकर के द्वारा राहुल गांधी को हिदायत देना और संसद की मर्यादा से लेकर संसद के आचरण का पालन करने की बातें बोलने पर विपक्ष की ओर से एकजुटता दिखाई गई है दोस्तों।
दोस्तों और एक पत्र पर इंडिया गठबंधन की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से साइन किया गया और स्पीकर महोदय से निष्पक्ष होकर काम करने की अपील की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पीकर जिस तरीके का रवैया अपनाते हैं उसे लेकर विपक्ष के लोग काफी नाराज और कह रहे हैं कि स्पीकर को इस तरीके की बेफिजूल की हिदायत विपक्ष के लोगों को नहीं देनी चाहिए। अगर वाकई उन्हें हिदायत देने का शौक है तो भाजपा के लोगों को दे, केंद्र की मोदी सरकार के लोगों को दे। जो बीजेपी के लोग सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तब बढ़ गई जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आखिरकार औपचारिक तौर पर मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होने वाली है। इसी के साथ में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को मुख्तार साहिब जेल से रिहाई मिल गई है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने बहादुरगढ़ किले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज मुख्तार साहिब जेल से रिहा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी और भगवत मान कह रहे थे कि किसान का विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था, लेकिन आज सवाल उठता है कि पंजाब सरकार को किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या मजबूरी थी। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों के टेंट उखाड़े गए और ट्रैक्टर आदि को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद से किसानों की नाराजगी बहुत ज्यादा है और देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या किसान फिर से मोर्चा लगाएंगे और भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगेगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। वहीं पर यूपी कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर के अध्यक्षों की बैठक 4 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में बुलाई गई है। दोस्तों बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इससे पहले देश भर के सभी जिला अध्यक्षों से मुलाकात की जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नेताओं से अलग से बातचीत की जाएगी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस कर रही है और जब से 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने 90 के दशक जैसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर लौट सकती है। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जो जाएगा, जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। वहीं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में दिए गए भाषण के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला, भारी हंगामा देखने को मिला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र संघ के नेताओं ने गो बैक के नारे लगाए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा किया गया। दोस्तों छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि यह मामला अदालत में है, यह केस केंद्र सरकार के पास में है, यहाँ राजनीति मत करो, यह मंच राजनीति का नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसे राजनीतिक मंच मत बनाइए। इसी दौरान ममता बनर्जी ने भीड़ की तरफ फोटो दिखाते हुए कहा कि आप मेरी ये तस्वीर देखिए, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो एक दर्शक ने उनसे निवेशक को लेकर सवाल पूछ लिया। दोस्तों इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि बहुत सारे निवेशक आए हैं। इससे पहले कि वो विस्तार से बता पाती दूसरे व्यक्ति ने उसे चुप कराने की कोशिश की। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी गई थी विदेश में अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लेकर रिस्पॉन्स किया गया है और लेफ्ट पार्टी के संगठन की ओर से विरोध किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का विदेश का दौरा फ्लॉप हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। क्या ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कर रही है? साथ साथ दोस्तों चुनाव से पहले बिहार के अंदर चर्चित यूट्यूबर्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मनीष ने दावा किया कि उनके यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र में महिला की पिटाई की खबर प्रकाशित करने के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों उनका कहना है कि इस्तीफा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। 11 यूट्यूबर पर केस, मनीष कश्यप भी निशाने पर है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार और बीजेपी के ही नेता मनीष कश्यप के खिलाफ ये मजबूत कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद मनीष कश्यप जैसे नेताओं को थोड़ी अकल आएगी। दोस्तों जो लोग पहले तो फेक न्यूज फैलाते हैं, माहौल खराब करते हैं, उसके बाद जब इन पर कार्रवाई की जाती है तो भाजपाई नेताओं के समर्थन लेने के बाद, केस वापस करवाने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जो कोई बदलाव चाहता है बिहार में सबसे पहला काम होगा उसका कि वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के आसपास ना भटके दोस्तों, क्योंकि ये दोनों पार्टियां हैं जो 18-20 साल से राज कर रही है और बिहार के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल राज करना इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा नजर आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों चुनाव से पहले पार्टी के जिला और प्रखंड स्तरीय नेताओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी में कुछ फेरबदल किया है। दोस्तों शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 6 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इस कमेटी में पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दोस्तों उनको अलग थलग कर दिया गया है। जो 6 लोग शामिल किए गए हैं उसमें मदन मोहन झा का नाम है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और जो नए प्रदेश अध्यक्ष है राजेश कुमार, उनको मौका दिया गया है। कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव, शहनवाज आलम और सुशील कुमार पासी को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं पर इस कमेटी में पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कोई जगह नहीं है। इस कमेटी के सदस्य अपने स्तर से जांच करेंगे दोस्तों और रिपोर्ट तैयार करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। यानी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा काम कर रहा है, कौन से नेता को क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और पार्टी को कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करनी चाहिए, इसे लेकर डिटेल में जानकारी साझा की जाएगी। आपको जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोग लगातार पहुंचती रहे। वहीं पर दिल्ली के अंदर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान एक कहानी
सुनाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को ठुल्ला बोल दिया दोस्तों। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर जो विवाद हुआ था, क्या ऐसा विवाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर होगा, ये सवाल खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि जब 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था दोस्तों, जिससे लेकर बवाल हो गया था। अरविंद केजरीवाल ने हंगामा होने के बाद इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने न्यूज चैनल पर जाकर शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर माफी भी मांग ली। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से माफी मांगने के लिए बोला जाएगा दोस्तों? अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो जरूर विरोध करेगी, लेकिन क्या मीडिया वाले उस तरीके से मुद्दे को उठाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल दबाव बनाने के लिए उस समय में ठुल्ले शब्द के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी? आपको जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, यानी इससे पहले जो बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से विरोध किया जाता है उसे दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को वापस से जज बनाकर उसी क्षेत्र में भेजा जा रहा है जिस पर उसी क्षेत्र में करप्शन करने के आरोप लगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस होना तो दूर की बात, बल्कि भ्रष्टाचार को सपोर्ट ही करती नजर आती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे उस नेता को सपोर्ट करते हैं दोस्तों जो मुस्लिम विरोधी बयान देता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी यहाँ पर भाजपाई समर्थक उछलते रहते हैं और ट्रंप के फैसले का समर्थन करते रहते हैं, लेकिन अब ट्रंप ने एक तगड़ा झटका इन लोगों को दिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तार पार्टी का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। जब ये खबर सामने आती है कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है तो अब सोचिए उन लोगों को क्या बुरा हाल हुआ होगा जो अंधभक्ति में पूरी तरीके से लीन है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चंद्रबाबू नायडू भी एक इफ्तार पार्टी में गए थे दोस्तों, उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और उन्होंने मौलाना वाले कपड़े पहन रखे थे। इसे लेकर एक भी बीजेपी के नेता को कोई बयान नहीं आया। अगर इस तरीके के कपड़े पहनकर विपक्ष के लोग खासकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव करे तो फिर बीजेपी के लोग इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना देंगे दोस्तों देश के अंदर। उससे बड़ा कोई मुद्दा होगा ही नहीं और यही बड़ा कारण है कि जिस लेवल पर इसे फेक न्यूज फैलाया जाता है दोस्तों, कुछ लोगों को खासकर एक पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और अब जो नई अपडेट सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को तगड़ा झटका लगा है जो भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार जिस नेता के भरोसे चल रही है उस नेता ने इफ्तार पार्टी में जाकर उन लोगों को करारा तमाचा मारा है दोस्तों जो लोग सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ पटना हाईकोर्ट ने बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है जो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी करके 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को सुनने वाला है क्योंकि हाईकोर्ट से तो कोई राहत नहीं मिली है दोस्तों। आपको बता दें कि जो छात्र है वे संघर्ष भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन संघर्ष का फायदा उनको कुछ नहीं मिल रहा है और अदालत में लड़ने के बावजूद उस तरीके की राहत नहीं मिली है जो उम्मीद जताई जा रही थी। आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार बदलना ही एकमात्र विकल्प बिहार में बचा हुआ है जिससे बदलाव लाया जा सकता है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ में बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है दोस्तों। 30 साल पुराना मामला एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है। 30 साल पुराना सियासी जिन वापस लौट आया है। नाम है चारा घोटाले का। आपको बता दें कि चारा घोटाले की आंच पर राजनीति की रोटी सेकने की पटकथा अभी आजकल की नहीं है बल्कि काफी पुरानी है दोस्तों। और बिहार में एनडीए की सरकार चारा घोटाले का पैसा सरकारी खजाने में लालू यादव से वापस लेना चाहती है। इसके लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। आपको बता दें कि नए तरीके से मामले को पुश किया जा रहा है। कारण आप लोग जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने वाले और लालू यादव को परेशान किया जाए उससे पहले, इसीलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि सबको पता है कि बिहार के चुनाव के लिए एक नए मुद्दे को उभारने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पुराने मुद्दे को फिर से नए तरीके से उभारने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के विधानसभा में भाई शब्द को लेकर आपस में विवाद हो गया। आपको बता दें कि 13 मिनट तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल पूरा मामला पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के द्वारा आतिशी को भाई कहने को लेकर है। दरअसल दोस्तों हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब वर्मा प्रश्नकाल के दौरान तीर्थ यात्रा समिति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा समिति के लिए 2024-25 में 80 करोड़ रुपए मंजूर किए लेकिन कुछ भी खर्च नहीं किया। विपक्षी आम आदमी पार्टी ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी वर्मा के आरोप का जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही मंत्री ने अपना जवाब वापस दिया और इस दौरान भाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। प्रवेश वर्मा ने कहा कि कहां से लाए हो भाई। आतिशी ने फिर विरोध जताया और कहा कि वर्मा के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा असंसदीय भाषा है। आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों ने भी इसका जोरदार विरोध किया दोस्तों। मंत्री ने कहा कि मैंने सिर्फ भाई कहा, इसमें असंसदीय क्या है? आतिशी जी मेरी बहन है, भाई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों से पूछा कि अगर वर्मा ने सिर्फ भाई कहा है तो उसमें आपत्तिजनक क्या है? ये आपत्तिजनक शब्द नहीं है। मैं इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहा हूं। जब विपक्षी विधायकों ने टिप्पणी का विरोध किया तो रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को विशेष रूप से रवि और कुलदीप कुमार को बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिए दोस्तों। वर्मा ने अपने टिप्पणी का मतलब समझाने की कोशिश की। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लोगों के सामने एक मजबूत विपक्ष है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी से 2 कदम आगे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी डाल चलेगी तो आम आदमी पार्टी पात चलेगी, और यही बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पर झेल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट है दोस्तों। इसी के साथ में हैदराबाद के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले अलविदा की नमाज अदा करते नजर आए। इस दौरान मुस्लिमों के लिए एक बेहद खास दिन था दोस्तों। रमजान के पवित्र माह के अंतिम जुमा पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी ने त्योहार ईद का इंतजार करते हुए नमाज पढ़ी है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है दोस्तों। यह सांकेतिक विरोध है वाकई संशोधन विधेयक का। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख मौजूद रहे और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी नमाज पढ़ी है दोस्तों। और इस दौरान नमाज अदा करते हुए काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध किया है, सिंबॉलिक विरोध किया है, ऑपोजिशन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी इस दौरान एक साथ एकजुट नजर आए। लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन भी किया गया। और अब चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद से हो सकता है कि माहौल और ज्यादा गर्माए दोस्तों, और मुस्लिम समाज के लोग विरोध को और ज्यादा तेज कर दे। साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी 400 का नारा दे रही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी पार्टी बनकर रह गई। बीजेपी गठबंधन से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल गई दोस्तों। और उसके बाद से जैसा ही खेला हुआ तो भाजपा के लोगों को विश्वास नहीं होता कि आखिर क्या हो गया। लेकिन अभी ताजा सर्वे दिए जा रहे हैं दोस्तों। इंडिया टुडे सी वोटर्स के द्वारा मूड ऑफ द नेशन के नाम से एक सर्वे के आंकड़े जारी करते हुए एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। सर्वे के आंकड़े अगस्त 2024 में आए नतीजों से कुछ हटके बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मूड ऑफ द नेशन पोल ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है दोस्तों। एनडीए गठबंधन को मात्र 35 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 39 से 40 सीटें मिल सकती है। इस तरीके के अलग अलग सर्वे किए जाते हैं दोस्तों। हालांकि इन सर्वे को लेकर सवाल तोड़ते ही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सबके सब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 75 को 80 सीटें दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी आकर 37 पर अटक गई और यही भाजपा की असलियत है। तो और आगे बहुत कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वे सही है या फिर ये सारे बीजेपी को लड़ाई में बताकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पहले 2024 जैसे भ्रम में रखना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी की हालत और ज्यादा बुरी है। मीडिया वाले दिखा नहीं सकते क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए होता है, प्रचार भी चाहिए होता है। बीजेपी सरकार से साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी के लिए आवाज उठाई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सांसद भी नहीं जानते कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से किस नियम के तहत रोका जाता है। उन पर सत्र की कार्रवाई में व्यवधान डालने को लेकर आलोचना की गई। राजीव शुक्ला लोकसभा की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों से लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी। राहुल गांधी ने मीडिया में जाकर कह दिया था कि स्पीकर मुझे बोलने नहीं देते और ये बात बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और स्पीकर से इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी को हिदायत देने के लिए बोला जा रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में गुजरात के हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है दोस्तों। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत लिया गया है जिसके अनुसार 31 मार्च तक पहले से ही अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आसाराम को और राहत दी गई है दोस्तों। आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की जमानत अर्जी दाखिल की थी। 2 जजों की डिवीजन बेंच में सहमति न बनने के कारण मामला लाजर बेंच के पास भेजा गया और सुनवाई करते हुए 3 महीने की अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर इतने गंभीर मामले में जेल में बंद आसाराम को अब जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है। इससे पहले गुरमीत राम रहीम जेल में कम और बाहर ज्यादा घूमता था दोस्तों। आजकल भी लग रहा है कि जेल से बाहर ही है और चुनाव के टाइम में तो जेल से बाहर रहता ही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या आसाराम को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है और करवाया जा रहा है? क्योंकि इतने गंभीर मामले में अगर कोई व्यक्ति जेल में था तो उसको तो जेल में ही सड़ना चाहिए था। आखिर भारत की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है दोस्तों? इस पर जवाब जरूर लिखकर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या बलात्कारियों के लिए देश के अंदर कुछ अलग ही तरीके का कानून चल रहा है? साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मामला सामने आया है। साउथ के सुपरस्टार और तमिल का वेत्री कज्जम पार्टी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। पार्टी की पहली जनरल काउंसिल की मीटिंग के दौरान उन्होंने डीएमके और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। टीवीके पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग बैठक के दौरान विजय ने दावा किया है कि इस बार टीवीके एक बड़ी फोर्स बनकर तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय होगी। मीटिंग के दौरान टीवीके के चीफ ने परिसीमन हिंदी थोपने, जीएसटी के कलेक्शन के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, मोदी सरकार की 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी को लेकर तंज कसा दोस्तों। विजय ने फिल्मी स्टाइल में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप एक साधारण हवा को रोक सकते हैं तो यह शक्तिशाली तूफान में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, तमिलनाडु को सावधानी से संभालिए। यह एक ऐसा राज्य है जिसके साथ बुरा व्यवहार किया तो हम विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ है और भाईचारे, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर है। राज्य में 2 भाषा नीति जारी रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों जो नेशनल मुद्दे हैं और वो जो राज्य के मुद्दे हैं दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं थलपति विजय, क्योंकि उनको पता है कि अगर तमिलनाडु की राज्य में सक्सेसफुल होना है तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाजपा और डीएमके दोनों के अगेंस्ट मजबूती से नजर आते हैं। वरना अगर केवल डीएमके के खिलाफ बोलेंगे तो फिर माहौल उस तरीके से उनके पक्ष में नहीं बनेगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।